बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर अमेरिका ने, ट्रंप ने सऊदीया को ट्रैप में फंसा लिया है। और ट्रैप ये है कि ये जो न्यूक्लियर डील अमेरिका सऊदीया के साथ करने जा रहा है ना, इसे उसने मशरूत कर दिया है इब्राहिम अकॉर्ड के साथ। यानी कि वो ये सऊदीया से कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम करो तब हम आपके साथ ये जो न्यूक्लियर डील वाला मुआहदा है ये करेंगे। और अगर सऊदीया, जो कि इस वक्त मजबूर है क्योंकि दूसरी तरफ से यमनी जो हुतीज़ हैं वो भी हमले कर रहे हैं, तो सऊदीया अब क्या करेगा, वो कोई मुआहदा करेगा। और अगर उसने ये मुआहदा करना है तो उसके लिए उसे इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर वो इसराइल को तस्लीम करता है तो फिर पाकिस्तान क्या फ़ैसला करेगा। पाकिस्तान ने भी 10 अरब डॉलर जो है वो मांगे हुए हैं। क्या पाकिस्तान के सामने भी ये शर्त रखी जाएगी 10 अरब डॉलर के? बस अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनका इम्तिहान शुरू हो गया है। 3 इकट्ठे इस्तीफ़े आ गए हैं और इन इस्तीफ़ों ने थरथरी मचा कर रख दी है। ये इस्तीफ़े किसने दिए हैं और इस्तीफ़े देने के बाद जो रीज़न लिखी गई है ना, वो क्या लिखी गई है। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि नवाज़ शरीफ के अपने ही रिश्तेदार ने नवाज़ शरीफ की जमात पर लंका ढा दी है और हुकूमत घर जा रही है। ये खबर उन्होंने दबे अल्फाज में दे दी है। अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, अभी पोलिंग डे आया नहीं लेकिन उसके नताइज जो हैं वो पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। समझते गए होंगे आपके फॉर्म 47 उसके आ गए हैं और उसके मुताबिक कौन जीत रहा है, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे जी कि नून लीग पर पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा, आप यूँ कहें कि पोल खोल दिया उनका, कि असल में नून लीग जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार है। ये मामला क्या है, पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी है, अचानक से क्यों उनकी पोलें खोल रहे हैं, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खबर ये है कि ट्रंप ने सऊदीया को ट्रैप कर लिया है। ट्रैप कैसे किया है, देखें, इस वक्त जो खित्ते में जंग लगी हुई है ना, यमनी हुतीस और सऊदीया भी आमने सामने, उनका भी जो फड्डा है ना वो पड़ गया। पाकिस्तान की सिचुएशन पे मैं आता हूँ बाद में कि उनकी क्या स्टैंडिंग है। बहरहाल एक तरफ ट्रंप सऊदीया को ये डील ऑफर कर रहा है कि हम आपके साथ जो न्यूक्लियर डील है ना वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी इब्राहिम अकॉर्ड है, यानी कि आपको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, ये जो जंग है इसमें सऊदीया को एक ज़रूरत भी है अमेरिका की, और दूसरा इस मुआहदे की भी सऊदीया को ज़रूरत है। तो क्या सऊदीया इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करेगा और इसराइल को तस्लीम करेगा? नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है। और सऊदीया ट्रैप में इस तरह से फंसता जा रहा है कि ये फ़ैसला करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को डिले करता जाएगा, क्योंकि सऊदीया शुरू से इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, वो नहीं तस्लीम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो खित्ते की सूरत हाल बन गई है, अब सऊदीया को जल्द कोई जो फैसला वो करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका या ट्रंप की जानिब से या नेतन्याहू की जानिब से एक चाल ये चली जा सकती है कि जो यमनी हुतीज़ या ईरान है, जिस तरह से एक जो साजिश या ख्वाहिश पूरी हो गई अब नेतन्याहू की कि सऊदीया और ईरान को वो आमने सामने लाने में ऑलमोस्ट कामयाब हो गया है, सऊदीया को इस जंग में घसीटने में वो कामयाब हो गया है। तो इस हवाले से भी फिर कुछ साजिशें या कुछ सऊदीया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश होगी कि देखें फिर तो आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, हम दिफा वगैरह नहीं करेंगे और आपको जो है वो हमारे साथ मुआहदे करने पड़ेंगे और इसमें क्या होगा, आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, अगर सऊदीया ऐसा करता है तो पाकिस्तान फिर कहाँ पर खड़ा होगा? एक तो ये बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान इत्तेहादी भी है, दोस्त भी है, सऊदीया के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर भी फिर ज़ाहिर सी बात है दबाव आएगा आलमी सतह के ऊपर भी कि आप भी तस्लीम कर लें? अब तो सऊदीया ने भी तस्लीम कर लिया है, पाकिस्तान फिर क्या करेगा? एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। और दूसरे नंबर पर इसको एक और चीज़ से भी आप जोड़ें कि पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर भी मांगे हुए हैं अमेरिका से। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के हवाले से जो बात कही जाती है कि वो फ्री लंचेस नहीं देता, और हो सकता है वो 10 अरब डॉलर दे भी दे, तो 10 अरब डॉलर देने के बदले कहीं वो ये शर्त तो नहीं रखेगा, क्योंकि हमें आलमी ताकतों का जो खेल है ना वो ये तो समझ में आ गया कि वो असल में तस्लीम करवाना चाहते हैं। तो अब आप देखें कि घूम फिर कर बात सऊदीया के साथ वहीं पर आकर पहुंची है कि भाई आप तस्लीम करें। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर सऊदीया अभी तक वही एक मुल्क है जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है या वो अड़ा हुआ है, तो जब पाकिस्तान पर दबाव आएगा या ये 10 अरब डॉलर वाला जो मामला है कि इसके बदले ये शर्त तो नहीं रख दी जाएगी, बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। देखें पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि दूसरी तरफ यमन की जो हुतीज़ है ना, उन्होंने आज सऊदीया का एक जो शिप है ना वो उसको निशाना भी बनाया है। अब नाजरीन, एक तरफ अमेरिका ने ये बात कही थी कि अगर एक शिप को भी निशाना बनाया गया तो बदले में ईरान का के एक पुल
और एक जो उसका पावर प्लांट्स वगैरह हैं उनको मैं निशाना बनाऊंगा। तो सऊदीया की शिप को तो निशाना बना दिया गया, लेकिन अमेरिका ने कोई स्टेप तो नहीं उठाया। ज़ाहिर सी बात है क्यों नहीं उठाया, इस तरफ से भी प्रेशर डालने की एक कोशिश बज़ाहिर लग रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से ऐलान कर दिया, एक मरतबा पहले भी उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की थी और एक मरतबा फिर से उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी जो एक स्टेटमेंट सी है या पैगाम जो है वो दे दिया है, जारी कर दिया है सऊदीया को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके इत्तेहादी हैं। और इस वाक़े की जो मज़म्मत है ना पाकिस्तान ने वो भी की है, साफ अल्फाज में ये कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अब नाज़रीन, अगर पाकिस्तान सऊदीया के साथ खड़ा हुआ है तो इसका फिर मतलब क्या है कि क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम भी इस जंग में ना चाहते हुए भी घसीटे जा चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ तो बरह रास्त कुछ नहीं हो रहा ना, लेकिन ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ हम इत्तेहादी तो है ना सऊदीया के, या हम सऊदीया के साथ खड़े तो हुए, हमने ऐलान भी कर दिया है। तो अगर मुसलसल ऐसा होता है तो पाकिस्तान फिर क्या वो भी इसमें कूदेगा, यमन हुतीज़ जो है उनको जवाब देगा, या फिर ईरान को कोई जो जवाब है वो दिया जाएगा। ये एक पहले भी पाकिस्तान ने पैगाम दिया था और अब एक मरतबा फिर से भी जो पैगाम है वो दे दिया गया है। और अगर सऊदीया इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और फिर पाकिस्तान अगर सऊदीया के साथ जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो जो 10 अरब डॉलर वो तस्लीम करने वाला मामला पाकिस्तान भी कर लेता है, फिर तो उसके बाद बिल्कुल ही जो दूसरी साइड पर जो मुखालफत है वो हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो सवालात हैं ना वो खड़े हो चुके हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि एक साथ 3 इस्तीफ़े आज आए हैं इस सिस्टम से। ये तीनों इस्तीफ़े KP से आए हैं। एक है जी एडिशनल एडवोकेट जनरल KP और 2 हैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल KP। इन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। इनमें से जी 2 ने तो ये कहा जी कि बस हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ज़ाती वजूहात या पर्सनल वजूहात जो भी कुछ ख़ास रीज़न नहीं लिखी, लेकिन एक ऑफिसर ने ये बता दिया है कि मुदाखलत हो रही है उनकी ऑफ़िस में, इस वजह से वो ये जो इस्तीफ़ा है ना वो देकर जा रहे हैं। तो ये मुदाखलत क्या हो रही है, ये मुदाखलत कौन कर रहा है, और अगर कोई मुदाखलत कर रहा है तो उसे क्यों मुदाखलत करने दी जा रही है। और रेजिस्टेंस अब सिस्टम के अंदर से भी आना शुरू हो गई है और ये 3 इस्तीफ़े आ गए हैं। और हो सकता है कि अगर इसी तरह से मामला चलते रहे, इसी तरह से मुदाखलतें जो हैं वो रहीं, तो फिर मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे। ऑलरेडी अवाम भी तप्पी बैठी हुई है, लेकिन खैर भारत के लोग नौजवान तो निकल गए हैं, हमारी जो अवाम है वो तो बल्कि एक और ख़बर आपको दूँ कि पेट्रोल की जो प्राइस है ना और डीज़ल की वो आज रात या कल रात फिर शायद मज़ीद बढ़ जाए, क्योंकि अभी मैं फ़िगर देख रहा था तो तकरीबन कोई $100 फ़ी बैरल को जो उसने कीमतें हैं ना वो टच कर ली हैं। लेकिन तकरीबन 4-5 दिनों में 50 रुपये से ज़ायद का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। लेकिन हमारी जो आवाम है ना वो बिल्कुल खामोश है, जैसे कि सत्तू पीकर सोई हुई है, बिल्कुल उनको होश नहीं है। और ये इजाफा कैसे हुआ, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 रुपये करके। पहले जब इकट्ठा 50-60 का होता था ना तो फिर थोड़ा बहुत ही आता था कि यार इतना बड़ा आपने इजाफा कर दिया, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये भी शायद नफ्सियात से खेल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इनको महसूस नहीं होगा, ना ये ज़्यादा बोलेंगे। और वही चीज़ हो रही है कि अभी हो सकता है कि आज या कल दोबारा से पेट्रोल डीज़ल की जो कीमतें हैं ना वो बढ़ जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ आवाम हमारी फ़िलहाल तो सोई हुई है। बहरहाल सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 5 अगस्त को वो जलसा करेंगे इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में और फिर वहाँ से वो ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का या मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का। तो देखें उस एहतजाजी तहरीक का क्या बनता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने जो कि PTI की मीटिंग हुई है, जिस तरह से उस मीटिंग में उन्होंने अपनी बात मनवाई, कन्विंस किया दीगर PTI के लोगों को, जिनमें बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, असद कैसर हैं और तैमूर झागड़ा हैं गालिबन। मैं नाम चेक कर लूँ क्योंकि ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने जो मुखालफत है ना वो की है। जी बिल्कुल, तैमूर झागड़ा, ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने जो मुखालफत है ना वो की कि नहीं हमें कोई जलसा या एहतजाजी तहरीक नहीं चलानी चाहिए। भाई क्यों नहीं चलानी चाहिए? सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमें मैंडेट ही इस बात का मिला है कि इमरान खान की हमने रिहाई करवानी है, तो हम वो तो नहीं कर रहे हैं। हम ठीक है हुकूमत में है, लेकिन हुकूमत में हमें लाया इसलिए गया है, अवाम ने वोट इसलिए दिया है कि हम इमरान खान को जो रिहा है वो करवाएं। तो जो सुहेल अफरीदी का मूड है उससे लग तो ये रहा है कि इस मरतबा कोई जो संजीदा तहरीक है वो चलाई जाएगी, मुल्क की तहरीक चलाई जाएगी। साथ ही आलमी सतह के ऊपर भी जो दबाव है ना वो बढ़ता जा रहा है और ये भाप लिया गया है सुहेल अफरीदी ने भी और इलीमा खान साहबा ने भी कि ये सही वक्त है कि रिहाई की तहरीक चलाई जाए, क्योंकि इमरान खान साहब से भी मुसलसल जो राब्ते हैं वो किए जा रहे हैं। 2-3 जगहों से अब इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक भी सामने आ गई है, बल्कि बाखबर हल्के यहाँ तक भी दावा कर रहे हैं
कि 5 अगस्त से पहले पहले हो सकता है कि इमरान खान साहब की शाह महमूद कुरैशी से कोई जो मुलाकात है वो हो जाए और इस मुलाकात में इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जाए नई कौमी हुकूमत पर। नई कौमी हुकूमत के हवाले से क्या थ्योरी है कि एक नई कौमी हुकूमत पर फ़िलहाल आप राज़ी हो जाएं, इनको हम चलता करें, इनको हम घर भेजें, एक नई हुकूमत बने, नई कौमी हुकूमत बने और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगले साल के आखिर तक जो इलेक्शन है ना वो अनाउंस कर दिए जाएंगे और उसमें फिर आपको भी जो मौका है ना वो मिलेगा और साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे और आप इलेक्शन में जो हिस्सा है वो लें। बहरहाल इलेक्शन कितने साफ़ और शफाफ होते हैं ये तो हमने 2024 में भी देख लिया 8 फरवरी को, और अब आज़ाद कश्मीर में भी नताइज, अभी इलेक्शंस हुए नहीं लेकिन नताइज पहले ही जारी कर दिए गए हैं। ये मुनीब फ़ारूक हैं जी, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये असल में खुद साख्ता तर्जुमान ही एस्टेब्लिशमेंट के। ये कहते हैं कि इनके ख्याल में नून लीग जो है ना वो ये इलेक्शन जीतने जा रही है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मुसलसल फॉर्म 47 का जो बयानिया है ना वो बना रही है। नून लीग को कह रही है आप फॉर्म 47 पर आए हैं, शहबाज और मरियम दोनों अपने फॉर्म 47 दिखा दें तो हम सियासत छोड़ देंगे, इस किस्म की बातें पीपल्स पार्टी कर रही है। इवन कि आज शर्जील मेमन जो है उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है और वो ये कहते हैं कि नून लीग बुनियादी तौर पर जनरल ज़ियाउल हक जो हैं साबिक आर्मी चीफ, ये उनकी पैदावार है, यानी कि जनरलों की जो पैदावार है ना वो करार दे दिया है शर्जील मेमन ने नवाज़ शरीफ और उनकी जमात को। तो मुसलसल निशाने पर रखा हुआ है और निशाने पर क्यों रखा हुआ है मैं समझता हूँ कि ये एक नूरा कुश्ती है जो कि दोनों जानिब से खेली जा रही है। नूरा कुश्ती है जी कि हम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं, ज़ाहिर सी बात है तनकीद तो करनी हम उन पर करते हैं, वो हम पर करें ताकि कुछ ना कुछ इंतखाबात में हम जो वोट है ना वो गेन कर सकें। लेकिन खैर कश्मीर की आवाम कोई बेवकूफ़ या पागल नहीं है कि आप उनको इस तरह से आप धोखे देंगे। अभी तक देखिए उनका जो एहतजाज है ना अवामी एक्शन कमेटी का वो चल रहा है, 1.5 महीने से तकरीबन ज़्यादा ही हो गया है। वो बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर, वो अपने मुतालबात मनवाएंगे और वो 12 नशिस्तें ख़त्म करने का कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में जा रहे हैं। तो इन इलेक्शन को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, टर्न आउट क्या होगा? PTI ने तो ऑलरेडी बाइकआउट किया हुआ है, तो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे इंतखाबात। अगर ये इसी तरह से एहतजाज मज़ीद जो शिद्दत है वो इसमें आती है और दूसरी तरफ जो नून लीग है ना इनके भी अब पीपल्स पार्टी पोल खोलना शुरू हो गई है। अच्छा एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि यमनी होतीज़ जो उन्होंने जो निशाना बनाया है ना सऊदी शिप को, तो इसमें ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उसने ये कहा था कि अगर आपने एक भी शिप को निशाना बनाया तो एक शिप के बदले हम आपके एक पुल को या और एक आपकी किसी भी और तनसीब को आपके पावर प्लांट वगैरह को हम निशाना बनाएंगे। तो ट्रंप ने स्टेटमेंट तो दे दी है लेकिन दूसरी तरफ सेंटकॉम या पेंटागन या जो उसके जनरल्स हैं ज़ाहिर सी बात है उसको उसने मुसीबत में डाल दिया है क्योंकि होतीज़ ने तो वो काम कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ से जवाब तो उन्होंने देना है ना, तो वो जवाब अभी तक नहीं आया। तो बहरहाल आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ, मैं थोड़ा देख लूँ अपने नोट्स वगैरह और ख़बर अच्छा पेट्रोल के हवाले से आपको बताता चलूँ। और ख़बर ये है कि पेट्रोल की जो कीमतें एक मरतबा फिर से अभी जो पीछे मैंने आपसे शेयर किया कि $100 तक जो है वो पहुंच गई है फ़ी बैरल उसकी कीमत। तो अब ख़बर ये आ रही है कि जो पेट्रोल पंप्स मालकान हैं उनके कल पहले तो हुकूमत से मामला तय हुए थे जिसके बाद उन्होंने हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी और पेट्रोल की कीमतें भी फिर हमने देखी कि एकदम बढ़ भी गई हैं, 6-7 रुपये बढ़ी हुई। लेकिन आज अब ख़बर एक और आ रही है कि पेट्रोल पंप मालकान जो हैं इनके दरमियान भी क्लैश पैदा हो चुका है। क्लैश क्या पैदा हुआ है कि एक जो धड़ा है वो एहतजाजी कॉल से पीछे हट गया और जो दूसरा धड़ा है ना उसने एहतजाज की जो कॉल है ना, हड़ताल की जो कॉल है ना वो दे दी, यानी कि पेट्रोल पंप्स वो बंद करेंगे। तो ये इस वक्त उनके दरमियान भी जो फड्डा है ना वो चल रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत से बाकी मामलात भी नहीं संभल रहे हैं, मईशत कहाँ पर उन्होंने पहुँचा दी है। इसके अलावा सियासी इस्तेहकाम वो ले नहीं पाए हैं। आलमी सतह के ऊपर जो हालात हैं वो बिल्कुल साजगार नहीं हैं, हर किसी से आप कर्ज़े ही ले रहे हैं। आपने सऊदीया से कर्ज़ा लिया हुआ है, उनके पैसे आपने रखे हुए हैं, ज़र मुबादला के जो आपके ज़खायर हैं, आपने चीन से पैसा लिया हुआ है, इसके अलावा आपने IMF से पैसे लिए हुए हैं और अब आप अमेरिका से भी $10 अरब जो हैं वो लेने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद अमेरिका ये पैसे दे दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अमेरिका ये पैसे ना भी दे और इसकी रीज़न ये है कि वो तो ईरान जंग में अभी उनकी वो कमेटी ने कुछ फिगर्स पेश की थी जिसमें उसने ये बताया था कि $28.5 अरब जो हैं वो अभी तक ईरान जंग में खर्च हो चुके हैं और कोई 70 या 80 अरब जो हैं उन्होंने मज़ीद मांगे हैं कि हमें दिए जाएं अपनी हुकूमत से, सेनेट से या हमारे नुमाइंदगान जो है कांग्रेस से। तो
उनको तो अपने ही उसमें वो इस वक्त पड़े हुए हैं कि यार हमें पैसे मिले और इस जंग को हम कंटिन्यू करें, तो आपको वो पैसे कैसे देंगे, और फिर बिलफर्ज अगर आपको दे भी देते हैं तो फ्री लंचेस नहीं वो देते। ये तो मतलब है कि मशहूर है ना अमेरिका के हवाले से बात, वो आखिर ऐसा क्या फिर मनवाएंगे। बहुत सारी डिटेल पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट वीक में भी जो है वो आपको बताया है। तो इस वक्त आलमी सतह के ऊपर भी जो हालात हैं वो साजगार नहीं रहे और दबाव बढ़ता जा रहा है। इवन के इस सिस्टम के ऊपर भी इस्तीफ़े भी आ रहे हैं, बाकी सिस्टम से भी जो आवाज़ें हैं ना वो आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि सिस्टम चल ही नहीं पा रहा। दूसरी तरफ सस्ती शोहरत के लिए जो मीडिया कंपेन है ना वो तो की जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मीडिया की इस वक्त जो परसेप्शन बन गई है ना पाकिस्तानी अवाम में, जो रवायती मीडिया है, आपका टीवी चैनल्स है और अखबारात हैं, आपने इंडिया में तो हाल देखा होगा ना टीवी चैनल्स का। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जब इनके दरमियान जाकर उन्होंने इनकी कवरेज की तो गोदी मीडिया के नाम से इनको बुलाया और उनको कवरेज नहीं करने दी गई। ठीक है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो वो झूठ बेचते रहे हैं अपनी आवाम को, तो जब आवाम के सामने हकीकत खुली तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था, नफ़रत पैदा हो गई है। इन मीडिया चैनल्स का वो बाइकआउट कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो मीडिया इनके हवाले से तो ऑलरेडी पाकिस्तान में अभी टीवी नहीं उस तरह से देखा जाता है, न्यूज़ चैनल उस तरह से नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मीडिया के का जो हाल है ना वो इंडियन मीडिया से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। लोग इनका भी जो बाइकआउट है ना वो बहुत करीब है कि इनका भी बाइकआउट करेंगे, क्योंकि अभी भी शायद कुछ हैं लोग जो टीवी या टीवी चैनल्स या मीडियाज़ को देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ना अब सोशल मीडिया ही यूज़ करते हैं। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मैं देख लूँ कुछ और तो ख़बर नहीं है। मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं, हाँ आखिर में ये नवाज़ शरीफ के रिश्तेदार वाला जो मामला है ना उसने लंका ढा दिया। आपको बताता चलूँ, ये रोहेल असगर हैं, इन्होंने जी एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इनसे ये पूछा गया ना कि क्या आप भी समझते हैं कि हुकूमत ख़तरे में है, जी का जाना ठहर गया है। तो ज़ाहिर सी बात है नवाज़ शरीफ के रिश्तेदार हैं तो खुलकर तो नहीं ये कह सकते कि वाकई हुकूमत ख़तरे में और ये जा रही है। तो इन्होंने घुमा फिरा कर कुछ इस तरह की बात की है कि हुकूमत को ख़तरा नहीं है बल्कि हुकूमत हर वक्त ही ख़तरे में रहती है। तो इनडायरेक्टली इन्होंने जो कहना था वो भी कह दिया कि हुकूमत वाकई हर टाइम ही ख़तरे में रहती है और किसी टाइम भी जा सकती है। लेकिन इस अंदाज़ में इन्होंने कह दिया कि यार डायरेक्ट तो ये ना कहें कि हुकूमत को ख़तरा और हुकूमत घर जा रही है। ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदारी भी है ना, फिर वो चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो ये इन्होंने लंका ढा दी और इन्होंने भी तस्दीक कर दी कि जी का जाना ठहर गया है। तय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।